So welcome back once again at your own study point, that is Life Science Academy भिलाई. I am once again Akram. तो मॉडर्न इकोलॉजी पार्ट 12 में हम लोग अब मूव कर रहे हैं. आज का टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल स्पीसीज इंटरेक्शन. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे बहुत सारे इंटरेक्शंस जो होते हैं नेचर में उनके बारे में. तो इकोलॉजिकल स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है. पॉजिटिव है मीन्स फैसिलिटेशन मीन्स हेल्पिंग हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो पॉजिटिव में देखेंगे म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म. म्यूचुअलिज्म देखें तो ऑब्लिगेटरी हो सकता है यानी क्लोज एसोसिएशन जरूरी होता है, मस्ट होता है यहाँ पर. और फैकल्टेटिव मीन्स जरूरी नहीं कि वो साथ में हमेशा रहें. नेगेटिव इंटरेक्शन जो है पैरासिटिज्म हो सकता है या कंपटीशन टाइप का हो सकता है. कंपटीशन की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक. अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग स्पीसीज के हैं और उनके बीच कंपटीशन हो रहा है किसी भी रिसोर्स के लिए तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक. और अगर किसी सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच किसी भी रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक. तो ये हमारा एक बेस क्लासिफिकेशन है. अब हम इंटरेक्शंस को समझते हैं चार्ट के थ्रू. तो पहला है पॉजिटिव इंटरेक्शन. पॉजिटिव इंटरेक्शन में बोथ और वन गेट बेनिफिट यानी दोनों ही स्पीसीज के इंडिविजुअल जो दो इंडिविजुअल हैं उनमें से दोनों को फायदा होगा या दोनों में से किसी एक को बेनिफिट मिलेगा. फर्स्ट म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों स्पीसीज जो हैं बेनिफिट लेती हैं इसमें. और यहाँ पर खास ये होती है कि ये स्पीसीज जो होती हैं लगभग साथ में देखने को मिलती हैं. तो पहला टाइप है म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म. मींस यहाँ पर क्लोज एसोसिएशन जो होता है इंडिविजुअल्स का बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से इंडिविजुअल जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाते हैं. एग्जाम्पल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, सभी इसके बारे में जानते ही हैं. अदर एग्जांपल देखें लाइकेन, कोरल रीफ, माइकोराइजा ये हो सकते हैं. सेकेंड टाइप है म्यूचुअलिज्म में फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म. फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्लोज एसोसिएशन मस्ट नहीं होता है. मींस जब जरूरत पड़ेगी तब ये साथ आएंगे, उसके बाद ये अलग भी रह सकते हैं. तो एग्जांपल है सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब. कॉमनसेलिज्म. कॉमनसेलिज्म में एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कुछ भी ना बेनिफिट होगा ना कोई नुकसान होगा, तो ये होगा कॉमनसेलिज्म. इसमें एग्जांपल है एपीफाइट और शार्क एंड रेमोरा फिश. हम सब ये डायग्राम्स के थ्रू भी देखेंगे. नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें तो पैरासिटिज्म हो सकता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं लाइव रहने के लिए, जैसे कि वर्म्स वगैरह कॉमनली देखने को मिलती हैं हमको एग्जांपल्स में. कंपटीशन. कंपटीशन जैसे मैंने बताया कि इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक दो तरीके का हो सकता है. प्रीडेशन. प्रीडेशन में प्रे और प्रीडेटर दो रहेंगे. प्रीडेटर यानी कि शिकारी और प्रे यानी कि शिकार. तो कॉमन जो हम देखते हैं फॉरेस्ट में तो लॉयंस हैं और उसके जितने भी शिकार या प्रे हो सकते हैं. तो ये हमने बेस चार्ट देखा, अब इसको हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, पिक्स के थ्रू. फर्स्ट म्यूचुअलिज्म. ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्लोज एसोसिएशन बहुत जरूरी होता है, इसके बिना ये काम नहीं कर सकते. जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया ऐसे फ्री लिविंग होता है, लेकिन फ्री लिविंग के अलावा जब तक ये प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, प्लांट के इनसाइड नहीं जाएगा, तब तक नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है. तो देखिए प्लांट में रूट में जब देखते हैं रूट नोड्यूल्स बनती हैं तो ये बैक्टीरिया वहां पर जाता है और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और तभी नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में लाइकेन. इस तरह की चीजें अपने बहुत सारे प्लांट्स में ग्रो होती हुई देखी होंगी. इसमें एल्गी और फंजाई दो प्लांट्स जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं. एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करेगा यहाँ पर और फंजाई जो है जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को वो उनको देने का काम करेगा. तो फंजाई फूड लेगा एल्गी से और एल्गी इनऑर्गेनिक मैटर जो चाहिए वो फंजाई से ऑब्टेन करेगा. इस तरीके से दोनों साथ साथ रह के अपना काम चलाते हैं. कोरल रीफ जिसमें सीलेंट्रेट जो होता है ये शेल्टर काम करता है. इसकी बॉडी हार्ड होती है और हार्ड होने की वजह से ही ये प्रोटेक्शन देगा और साथ में अंदर होता है एल्गा जो कि फोटोसिंथेटिक होता है और ये इसको फूड देने का काम करेगा. तो ये हमको ओशन में देखने को मिलते हैं कोरल रीफ. तो ये मैग्नीफाइड व्यू भी हम देख सकते हैं यहाँ पर. माइकोराइजा की बात करें तो प्लांट रूट, मोस्टली हायर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट और फंजाई. तो सेम फंक्शन यहाँ भी होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फंजाई को फूड देगा और फंजाई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट को अवेलेबल कराता है. फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में बात करें इसे हम प्रोटो कोऑपरेशन भी कहते हैं और इसमें क्लोज एसोसिएशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी. मींस हमेशा जरूरी नहीं कि साथ में होंगे, जब इनकी नीड होगी तब ये साथ में रहेंगे, अदरवाइज अलग भी हो सकते हैं. तो कॉमन एग्जांपल में सी एनीमोन जैसे कि एडेम्सिया पेलिएट कहते हैं और हर्मिट क्रैब. अब इसमें होता ये है कि हर्मिट क्रैब जो है सी एनीमोन को अपने बैक पे लेके चलता रहता है. सी एनीमोन जो होता है कलर चेंजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है. जब भी डेंजर का टाइम आएगा तो ये क्रिप्टिक कलरेशन यानी कि एकदम डार्क कलर शो करता है जिसका मीन्स होगा डोंट कम क्लोज टू मी, आई एम वेरी डेंजरस.
तो वो अपने आप को हार्मफुल बताएगा, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है प्रेडेटरी वो दूर रहेंगे। इसकी वजह से दोनों को प्रोटेक्शन मिला, और साथ ही साथ जब हर्मिट क्रैब इसको बैक में लेके चलता है तो अलग अलग फीडिंग साइट्स जो होती हैं वो उसको सी एनिमल को मिल जाती हैं, तो इस वजह से दोनों को बेनिफिट होता है। कॉमनसेलिज्म की बात करें तो एट सेम प्लेस और टेबल, दोनों ही एक जगह पर हो सकते हैं। इसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना कोई नुकसान और ना ही कोई बेनिफिट। जैसे रेमोरा सकर फिश शार्क के साथ में। शार्क ऑलरेडी ओशियन की एक बड़ी प्रेडेटर फिश होती है, और फिश प्रेडेटर है, इसकी वजह से कोई भी अदर फिश जो इनके पास नहीं आएंगी, तो रेमोरा फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन रेमोरा फिश के होने या ना होने से शार्क को कोई बेनिफिट या हार्म नहीं होता है। ये इसका एग्जांपल है कॉमनसेलिज्म का। अदर एग्जांपल में देखें कॉमनसेलिज्म में एपीफाइट। एपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, और जहां पर मोस्टली ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पर ये देखने को हमको मिलते हैं। तो एग्जांपल है कॉमनसेलिज्म में। नेगेटिव इंट्रैक्शन देखते हैं। नेगेटिव इंट्रैक्शन में बात करें पैरासिटिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, इनको हम कहेंगे पैरासाइट, क्योंकि इनके पास खुद का मैकेनिज्म नहीं है फूड बनाने का, तो कंप्लीटली ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और कभी कभी तो इतना हार्मफुल इंपैक्ट देते हैं कि होस्ट की डेथ भी हो जाती है। अब इसमें दो टाइप के जो होस्ट होते हैं वो हो सकते हैं, एक डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट एंड सेकंड इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट। तो डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट की बात करें कि अगर पैरासाइट कंप्लीटली मैच्योर होता है और पॉसिबल अगर हुआ तो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, तो इस तरीके का अगर होस्ट जहां पर पैरासाइट मैच्योर हुआ और रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसे हम डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट कहेंगे। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। जैसे बहुत सारे पैरासाइट की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, और ऐसा भी देखने को आता है कि वो कंप्लीट स्टेज जो होती हैं एक होस्ट में पूरा नहीं करते, तो उनको 2 या 3 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ समय तक वो एक होस्ट में रहेंगे और होने के बाद में अपनी कुछ स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की वहां पूरी करते हैं, और उसके बाद वो दूसरे होस्ट में जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन इज सेकेंडरी होस्ट फॉर ट्रिपेनोसोम्स, तो ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट का। नाउ व्हाट इज दैट, देखते हैं क्या है ये। पैरासिटॉइड, अगर कोई पैरासाइट किसी भी एक होस्ट के अंदर अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी कर सकता है, तो ऐसे पैरासाइट को हम पैरासिटॉइड भी कहते हैं। नाउ एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मींस ऐसे पैरासाइट जो आउटर सरफेस पे स्किन वगैरह पे देखने को मिलेंगे होस्ट के, तो उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। जैसे कि माइट, बेड बग जो हम कहते हैं खटमल, तो ये हमारा जो पिक है ये बेड बग यानी माइट्स का ही है। एंडोपैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो कि इनसाइड द बॉडी, होस्ट के बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, जैसे हुकवर्म्स वगैरह कॉमन देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में। एपीपैरासाइट, एपीपैरासाइट जैसे हमने देखा था एपीफाइट। एपीफाइट क्या था, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो करता है, उसको हम एपीफाइट कहते हैं। वैसे ही एपीपैरासाइट होता है कि एक पैरासाइट होगा और इस पैरासाइट के ऊपर दूसरा कोई पैरासाइट ग्रो कर रहा होगा। तो एग्जांपल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक एपी पैरासाइट है फ्लिया का। फ्लिया जो कि डॉग के ऊपर में पैरासाइट है, और इस फ्लिया के ऊपर प्रोटोजोवन जो होते हैं वो एपी पैरासाइट के रूप में रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे एपी पैरासाइट। टेम्परेरी पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो कि टेम्परेरी पाए जाते हैं, कुछ समय के लिए वो होस्ट के पास आएंगे और फिर चले जाएंगे, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, सैंड फ्लाई, टीसे फ्लाई, ग्लोसिना। और सेकेंड है परमानेंट पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो कंप्लीटली पूरे लाइफ साइकिल तक होस्ट के इनसाइड में रहेंगे, जैसे एंटमीबा, एस्कैरिस, टीनिया सोलियम, ये परमानेंट पैरासाइट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में देखने को मिलते हैं। इंट्रैक्शन एंड इफेक्ट, तो जितने हमने इंट्रैक्शन देखी इनके इफेक्ट क्या क्या हैं, यहाँ से टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो हमको ध्यान से समझना होगा। तो इंट्रैक्शन है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मींस किसी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो हमने माना कि 2 स्पीसीज हैं ए और बी, और इंट्रैक्शन है न्यूट्रलिज्म का, तो देखिए दोनों को ही जीरो मींस ना किसी को बेनिफिट ना किसी को हार्म हो रहा है यहाँ पर, तो नो इफेक्ट दोनों में। सेकेंड म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्लस प्लस यानी दोनों स्पीसीज को ही फायदा हो रहा है, तो बोथ स्पीसीज जो रहेंगी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी और दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों जगह साइन इसलिए प्लस का लगा है। नेक्स्ट इज कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में हमने देखा कि एक स्पीसीज को बेनिफिट मिल रहा है जबकि दूसरे को ना कोई नुकसान और ना ही कोई फायदा, तो ए को बेनिफिट मिला इसलिए वहां पर प्लस है, और बी को कोई इफेक्ट नहीं आया इसलिए वहां पर जीरो। पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो जो पैरासाइट होगा वो न्यूट्रिशन लेगा होस्ट से, लेकिन जो होस्ट है उसको वो साइड इफेक्ट दे सकता है और कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है। तो ए को बेनिफिट हुआ और बी को वहां पर हार्म हुआ यानी नुकसान हुआ। कंपटीशन, जब किसी भी रिसोर्सेज के लिए
दो स्पीसीज में कंपटीशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको दोनों को ही नुकसान देखने को मिल सकता है। एमेंसेलिज्म में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को नुकसान हो लेकिन दूसरी स्पीसीज को कोई भी इफेक्ट ना आए, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, इसको हम कहेंगे एमेंसेलिज्म। एंड फैसिलिटेशन में हम देखेंगे तो या तो ये इंटरेक्शन प्लस और जीरो हो सकता है या तो फिर दोनों में ही प्लस रहेगा, और इसमें अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम फैसिलिटेशन कहेंगे। तो ये टेबल है प्लस और ये माइनस साइन प्लस जीरो साइन, इनके बेसिस में क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, तो हम क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखते हैं कंपटीशन। तो जो कंपटीशन है हमारा वो दो तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच कंपटीशन होता है तो वो होगा इंटर स्पेसिफिक, जो कि हो सकता है इंटरफेरेंस टाइप का या एक्सप्लॉइटेशन, ये हम देखेंगे अभी। और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी सेम स्पीसीज है और उनके इंडिविजुअल के लिए इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि सेम स्पीसीज है और उनके इंडिविजुअल के बीच किसी भी रिसोर्सेज को लेके कंपटीशन हो रहा है। तो जब कंपटीशन सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच होगा तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, और कंपटीशन जब अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच होगा तो हम कहेंगे उसे इंटर स्पेसिफिक। Now interference it occurs when two species comes in direct contact। प्लेस के लिए, फूड के लिए अगर दो स्पीसीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं तो हमको देखने को मिलता है। एलिलोपैथी इंटरफेरेंस का एग्जांपल है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी होगा एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें कि जो प्लांट्स हैं मोस्टली कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट करते हैं। अब जब बायोकेमिकल सिक्रीट करेंगे तो उसके कंपटीशन में जो अदर स्पीसीज होती हैं उनके साथ में इनका इंटरेक्शन होगा और उन स्पीसीज का जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल जो है कम हो जाएगा, जिससे रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में फ्री रहेंगे और जो प्लांट स्पीसीज बायोकेमिकल सिक्रीट कर रहा है उसके लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, यानी ओवरऑल वो ग्रोथ के लिए बाकी चीज की ग्रोथ जो है, बाकी स्पीसीज ग्रोथ जो है वो कम कर देता है इस केमिकल्स के थ्रू। इसको हम कहेंगे एलिलोपैथी। एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्लैक वॉलनट। ब्लैक वॉलनट जो है बेस्ट फिट एग्जांपल माना जाता है इसका, जो कि जगलान नाम का सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है। उससे इसके आसपास जितने प्लांट उगते हैं उनकी सबकी जो ग्रोथ है वो काफी कम हो जाती है, तो सारे रिसोर्स जो हैं ब्लैक वॉलनट के लिए अब अवेलेबल हो जाते हैं। अदर एग्जांपल में भी हैं राइस, पी, फ्रेगनेंट, सोरघम, ये हम देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन का इफेक्ट जो होता है दो तरीके से हो सकता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा जिसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बताते हैं, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी से हम बता सकते हैं। पहला देखते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे देने वाले साइंटिस्ट थे गाउसेस प्रिंसिपल के नाम से भी इसे जाना जाता है, गाउसे ने इसे दिया था। और इस थ्योरी में कंप्लीट कॉम्पिटिटिव स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि कोई भी दो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज हैं वो साथ में नहीं रह सकती। इसको हम समझते हैं, सपोज कोई दो स्पीसीज हैं और दो स्पीसीज के आपस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हैं। अब अगर हम माने कि ये स्पीसीज ए और बी को एग्जिस्ट करना चाहती हैं तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज उसको दूसरे के लिए भी छोड़ने पड़ेंगे। अगर रिसोर्स नहीं छोड़ेंगे दोनों के बीच कंपटीशन होगा और को एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो यही थ्योरी जो है बताती है कि रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है वहां पर ये स्पीसीज जो है साथ में नहीं रह सकती, और अगर ये चाहती हैं तो इनको अपना रिसोर्स जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा, एक दूसरे के लिए छोड़ना होगा। जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम का, तो दो स्पीसीज पैरामीशियम के लिए गई, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो वाई एक्सिस में हमने लिया पॉपुलेशन डेंसिटी और एक्स एक्सिस में लिया टाइम। तो देख रहे हैं पैरामीशियम ऑरेलिया को जब सेपरेटली ग्रो किया गया तो इसका ग्रोथ कर्व बनाया गया ऐसा, और पैरामीशियम कॉर्डेटम को ग्रो किया गया तो इस तरीके से ग्रोथ कर्व बना। लेकिन जब दोनों को साथ में एक ही प्लेस में ग्रो किया गया तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो ऑरेलिया जो है ये डोमिनेंट स्पीसीज है और कॉर्डेटम जो है ये रिसेसिव स्पीसीज है। तो देखिए पैरामीशियम ऑरेलिया जो है ग्रो किया है और कॉर्डेटम के नंबर्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। इसका मीन्स या तो ये प्लेस छोड़ के चला जाएगा या तो फिर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो जो फाइनल आउटकम आता है कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल सर्वाइव। तो जो स्पीसीज जैसे कि पैरामीशियम ऑरेलिया यहाँ पर है ये सुपीरियर है, ये सर्वाइव करेगी, एंड वीकर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड। जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम वीक स्पीसीज है तो वो उस जगह से हटा दी जाएगी। तो डिस्कस करते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जो थ्योरी थी वो दी थी विल्सन एंड ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1956 में दी थी थ्योरी। अब स्पीसीज थ्योरी क्या बताती है, इस थ्योरी में दो स्पीसीज अगर हैं जो कि साथ में रह रही हैं तो वो अपने आप में कुछ चेंजेस करेंगे
और जिसमें भी ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स हैं उसके लिए। जैसे कोई भी स्पीसीज अगर सेम टाइप का फूड या सेम टाइप का शेल्टर को प्रीफर करता है तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो ये स्पीसीज आपस में साथ में सर्वाइव कर पाएंगी। तो ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ये होगा कैसे? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या होगा, स्पीसीज में डाइवर्जेंस होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, और जब फिनोटाइप में चेंज आएगा तो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है उसमें भी हैबिट्स में चेंजेस आएंगे, और जब ये हैबिट्स में चेंज आएंगे तो ओवरऑल जो स्पीसीज हैं वो साथ में एक साथ में जो चीजें रिसोर्स यूज करते हुए रह सकती हैं। फाइनली इट विल रिड्यूस कंपटीशन, जिससे फायदा ये होगा कंपटीशन कम हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए, और इंक्रीज को एग्जिस्टेंस, यानी को एग्जिस्टेंस साथ साथ में स्पीसीज रहने की टेंडेंसी इनकी बढ़ जाएगी। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो होगा लॉन्ग टाइम में होगा, और जो चेंजेस होंगे वो हेरिटेबल होंगे, यानी ऑफस्प्रिंग में दिखाई पड़ेंगे। दूसरा आता है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। इसमें होगा कि ये शॉर्ट टाइम पे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। जैसा कि हमने देखा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में कैरेक्टर्स बहुत लंबे समय के बाद डेवलप हो रहे थे, तो ये आसानी से शॉर्ट टाइम पे होंगे, और इसी वजह से जो फिनोटाइपिक चेंज होंगे वो हेरिटेबल नहीं होंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म के खुद के लाइफ साइकिल में ही काम आएंगे, उसके ऑफस्प्रिंग में ये दिखाई नहीं देंगे। It occurs when more competitive species present at any area। जब बहुत ज्यादा स्पीसीज किसी भी एरिया में प्रेजेंट होगा, और जब प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन से रिसोर्स के लिए कंपटीशन भी होगा, और फाइनली क्या होगा, इनका नीश जो है श्रिंक हो जाएगा। तो अब ये करेंगे क्या, जितना भी स्पेशलाइजेशन है वो अपना ये डेवलप कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन मीन्स सपोज कोई ग्रासलैंड है, अब ग्रासलैंड में हो सकता है कुछ ट्री हैं, कुछ ग्रासेस हैं, कुछ श्रब्स हैं, तो कुछ स्पीसीज ट्री की लीव्स हैं उस पर डिपेंडेंट रहेंगी, कुछ स्पीसीज श्रब पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, और कुछ जो है ग्रासेस को प्रीफर करेंगी। तो एक ही एरिया में साथ साथ रहते हुए क्या करेंगे, ये आपस में कुछ ना कुछ धीरे धीरे चेंजेस करते जाएंगे फूड हैबिट्स के लिए, और जब ये चेंजेस कर लेंगे फूड हैबिट्स के लिए तो इनके बीच कंपटीशन भी कम होता जाएगा, और शॉर्ट टाइम पे ये साथ में रहना सीख जाएंगे। इसे ही कहते हैं हम इकोलॉजिकल कंप्रेशन। राइटिंग कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग निकालें, और निकालने के बाद कोशिश करें कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में। So thank you very much.